अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आज हम जो गाज़ लॉ है उस गाज़ लॉ की एप्लीकेशन पढ़ने जा रहे हैं, जो कि हमारे पास इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज, यानी आपके पास एक इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज अगर हो तो उसकी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कितनी होगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तकरीबन हर एक साल ही ये रिपीट हो रहा है क्वेश्चन, ठीक है। और गाज़ लॉ की एप्लीकेशन में ये वाली जो एप्लीकेशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए आप सब बच्चों से रिक्वेस्ट है कि ये आप वीडियो जो है वो एंड तक देखिएगा, क्योंकि बात बात ये होता है कि कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो आपका जो है आप समझते हैं कि बस यहाँ से आगे ये इसी सीक्वेंस से जा रहा होता है, तो ऐसा नहीं है। कोई ना कोई बीच में उसके एमसीक्यूज आ रहा होता है, वो एमसीक्यूज में बताता रहता हूँ वीडियोस के मिड में या कहीं पे भी वो आ सकता है। जो भी मेरे माइंड में जिस तरह क्वेश्चन आता रहता है कि जी ये जो क्वेश्चन है ये इस लिहाज से बड़ा इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यूज के लिहाज से ये कैसे क्वेश्चन है, तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जो है वीडियो को कंप्लीट देखा करें, ताकि आपको जो भी उस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी एमसीक्यूज जो है वो भी आपको क्लियर हो जाए। और अगर इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल या और कोई इस तरह का जो है वो क्वेश्चन आ जाता है तो आप कैसे उसको सॉल्व कर पाएंगे। तो बगैर वक्त आए कि हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं अपना। तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट चार्ज हीट, याद रखिएगा कि बेसिकली ये गाज़ लॉ की एप्लीकेशन है। तो इस लिहाज से अगर एक एमसीक्यूज आ जाता है कि गाज़ लॉ इज यूज्ड टू फाइंड डैश। अब देखें, बज़ाहिर ऐसा लगता है कि गाज़ लॉ के फार्मूले से ऐसा लगता है कि गाज़ लॉ इज यूज्ड टू फाइंड द फ्लक्स। क्यों? फाई इज इक्वल टू 1/ε0 इनटू चार्ज, ये फार्मूला है सिंपल। लेकिन जब हम प्रैक्टिकली देखते हैं तो ऐसा हरगिज नहीं है। हमें उसके फ्लक्स निकालने से क्या फायदा होता है, ये बेसिकली उसकी एप्लीकेशन आती है। तो बेसिकली अगर पेपर में एमसीक्यूज आ जाए कि गाज़ लॉ इज यूज्ड टू फाइंड डैश, तो वहाँ पे ऑप्शन आ जाए इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक चार्ज या इलेक्ट्रिक जो है वो कोई और आ जाता है, फॉर एग्जांपल पोटेंशियल। तो ऐसी सूरत हाल में याद रखिएगा कि इट इज बेसिकली यूज टू फाइंड द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, फोर्स नहीं, फ्लक्स नहीं, कुछ भी नहीं निकालने के लिए। तो एक तो ये मेन पॉइंट या ये एमसीक्यूज याद रखिएगा। अब हम चलते हैं जी अपनी एक इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज लेते हैं, मतलब एक ऐसी चार्ज शीट लेते हैं जिसके ऊपर यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, और बेसिकली मैं इस पर पॉजिटिव चार्ज लेता हूँ। अब यहाँ पे एक लफ्ज इस्तेमाल हुआ है इनफाइनाइट शीट। तो अक्सर बच्चे पूछते हैं कि सर इनफाइनाइट शीट का क्या मतलब, इनफाइनाइट शीट हम कैसे ले सकते हैं। तो इसके लिए आसान सा तरीकाकार है कि आपके पास जो शीट मौजूद है जिसको आप कंसिडर करें उसका एक फाइनाइट पोर्शन ले लें, तो वो आपके पास एज अ इनफाइनाइट कंसिडर होगा। मसलन कि अगर लेट से मैं बात करता हूँ कि मेरे पास ये लेट से एक शीट है, ये मेरे पास एक शीट है और इस शीट के ऊपर मैं यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूँ, और मैं यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज ही डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ। आप नेगेटिव यूज़ कर सकते हैं, बुक के मुताबिक हमारे पास पॉजिटिव है। और अगर पेपर में एमसीक्यूज आ जाए या आ जाए लॉन्ग क्वेश्चन आ जाए, तो ऐसी सूरत हाल में आप पॉजिटिव की जगह नेगेटिव यूज़ कर सकते हैं, इससे कोई नहीं। तो ये एक पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इसमें मौजूद है, पॉजिटिव चार्ज जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब मैंने बात की कि हम अगर इसमें इनफाइनाइट जो है वो लेंगे, तो इनफाइनाइट का क्या मतलब, तो उसका मतलब यह है कि आप इस पूरे का कॉर्नर तक ना जाएं, सिर्फ और सिर्फ इसकी छोटी सी महदूद से एरिया के अंदर कंसिडर कर दें। मतलब मैं दरमियान में ये कंसिडर कर देता हूँ कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कितनी है, किनारों की तरफ नहीं जाता। तो किनारों की तरफ जाएंगे तो वहाँ पे असल में इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी यूनिफॉर्म नहीं होती। तो यही रीज़न है कि उसने इनफाइनाइट शीट ली, ताकि आपने किनारों की तरफ नहीं जाना, आपने सिर्फ और सिर्फ उसके ऐसी जगह पे कंसिडर करना है जहाँ पे जो है वो उसका वहाँ से आगे शीट मजीद भी जा रही हो। इससे फ़ायदा क्या होगा कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी उस एरिया में यूनिफॉर्म होगी। अगर आप कॉर्नर पे भी पहुंच गए तो वहाँ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कुछ भी हो सकती है, चेंज हो सकती है। तो ये इस वजह से हम जो है वो इनफाइनाइट शीट लेते हैं। तो फर्स्ट क्या लेते हैं, हमसे कहा जाता है कि आप इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इस शीट, फॉर एग्जाम्पल ये शीट बेसिकली यू है, तो आप इस साइड और इस साइड पे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी निकालें। तो इसके लिए मैं यूँ कह लेता हूँ कि लेट से यहाँ पे एक पॉइंट पी है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी निकालें, इसी तरह इधर भी है। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास 3 या 4 बेसिकली स्टेप थे। सबसे पहले आप इसको कैलकुलेट करने के लिए पूरी शीट को कंसिडर किए बजाय आपने क्या करना है, एक इमेजिनरी सरफेस कंसिडर करनी है और उसके ऊपर कैलकुलेशन करना है। ये इमेजिनरी सरफेस गाज ने कैलकुलेट की थी, गाज ने कंसिडर की थी, इसलिए हम इसे गाजियन सरफेस बोलते हैं। तो सबसे पहला स्टेप गाजियन सरफेस आपने ड्रॉ करनी है। दूसरा स्टेप, उस गाजियन सरफेस के ऊपर विद द हेल्प ऑफ गाज लॉ आपने फ्लक्स कैलकुलेट करना है।
और उसी गाजियन सरफेस के ऊपर ही आपने जो है वो विद द हेल्प ऑफ फार्मूला फाई इज इक्वल टू ई डॉट ए वाला फार्मूला यूज करके फ्लक्स कैलकुलेट करना है। मतलब दो फार्मूले आपके पास है, एक आपके पास गाउस लॉ वाला फार्मूला है फ्लक्स का, और एक सिंपली ई डॉट ए वाला फार्मूला है। इन दोनों की मदद से इलादा फ्लक्स कैलकुलेट करना है, और आखिरी स्टेप दोनों को कंपेयर कर देना। कौन सा? फ्लक्स ड्यू टू गाउस लॉ और फ्लक्स ड्यू टू फार्मूला ई डॉट ए, दोनों को कंपेयर कर देंगे, खुद आपके पास इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी आ जाएगी। तो हम सबसे पहला स्टेप करते हैं, दैट इज द ड्राइंग ऑफ द गाउसियन सरफेस। तो मैं एक ऐसी गाउसियन सरफेस ड्रॉ करता हूँ जिसके ऊपर ये पॉइंट पी मौजूद हो और वो उसके फेस के ऊपर मौजूद है। तो हम ये ले लेते हैं कि फर्स्ट कर लेते हैं ये इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर है, ठीक है। तो एक ऐसा सिलेंडर ज़हन में रखें कि जो इसके आर पार गुजर रहा हो, ठीक है। और ये सिलेंडर ले लेते हैं, एक सिलेंडर का सरफेस, और आप इमेजिन करें कि ये सिलेंडर का सरफेस इसके अंदर से गुजर के जा रहा है, ठीक। और इसको शायद आपको आइडिया होता होगा कि ये अब हमारा ऐसा लग रहा है कि जैसे कि इनफाइनाइट शीट के क्रॉस कर रहा है इलेक्ट्रिक, जो हमारे पास हमने जो इनफाइनाइट शीट ली है उसके एक साइड से गुजर के इस साइड से ये आउट हो रहा है, ये हमारे पास गाउसियन सरफेस अब काफ़ी क्लियर हो गया, ठीक है। तो आप इमेजिन करें कि ये यूँ है कि ये हमारे पास शीट है, इनफाइनाइट शीट, और यूँ हमारे पास गाउसियन सरफेस जो इमेजिनरी गाउसियन सरफेस इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर ये मौजूद है। तो ये पहला केस, तो ये हमारे पास सिलेंडर गाउसियन सरफेस है, एक पॉइंट पी वो है और एक इधर बिल्कुल इक्वल फासले पे है, ये हमारे पास गाउसियन सरफेस जो है वो हमने ड्रॉ कर दी। अगर अब हम अगला स्टेप पे चलते हैं, अगला स्टेप में क्या है, गाउसियन सरफेस ड्रॉ होगी। अब हम इस गाउसियन सरफेस के ऊपर हमने इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कैलकुलेट करने के लिए एक दफ़ा गाउस लॉ की मदद से फार्मूला यूज़ करते हैं और एक दफ़ा जो है फाई इज इक्वल टू ई डॉट ए वाला फार्मूला यूज़ करके देखते हैं, ठीक है। तो पहले गाउस लॉ क्योंकि कदर आसान है वो कैलकुलेट कर लेते हैं। गाउस लॉ के मुताबिक जो फ्लक्स का फार्मूला है वो है हमारे पास फाई इज इक्वल टू 1/एप्सिलॉन नॉट इनटू चार्ज क्यू, ये फार्मूला है गाउस लॉ की वजह से। अब यहाँ पे 1/एप्सिलॉन नॉट हो गया मीडियम, क्यू चार्ज, तो क्यू चार्ज मतलब इस एरिया में चार्ज कितना आ रहा है, इस एरिया में जितने भी जो हमारे पास मौजूद है एरिया, इसमें कितना चार्ज आ रहा है। तो आपको पता है कि यहाँ पे चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ऐसी सूरत हाल में हम चार्ज को कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो हम फिर क्या करते हैं, चार्ज कैलकुलेट करने के लिए चार्ज डेंसिटी वाला फार्मूला यूज करते हैं। चार्ज डेंसिटी का क्या फार्मूला है? चार्ज डेंसिटी में आम रूटीन में आपने डेंसिटी का फार्मूला यकीनी बात है पढ़ रखा होगा, और डेंसिटी का फार्मूला आपने पढ़ा होगा, डेंसिटी इज इक्वल टू मास ओवर वॉल्यूम। याद रखिएगा इसे मास डेंसिटी बोलते हैं। अगर आपने मास कैलकुलेट करना है और मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो ये फार्मूला यूज करके आप मास या डेंसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन हमने फिलहाल मास के बारे में, शीट के मास को कंसिडर नहीं कर रहे, बल्कि हम उसके चार्ज को कंसिडर कर रहे हैं। तो ऐसी सूरत हाल में डेंसिटी का फार्मूला हो जाएगा चार्ज डिवाइडेड बाई वॉल्यूम। अच्छा, ये चार्ज डेंसिटी होगी। इसी तरह एनर्जी डेंसिटी भी निकल सकती है, एनर्जी और वॉल्यूम, तो किसी चीज की भी डेंसिटी निकाली जा सकती है। ये इस बात पर रिप्रेजेंट कर, मतलब ये इस बात को इंडिकेट करती है कि आया कि इस एरिया में किसी भी चीज की क्या वैल्यू है। तो ये मास डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी। मुझे चार्ज डेंसिटी चाहिए तो इसलिए चार्ज और वॉल्यूम। अब यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, वॉल्यूम। देखिए एक चीज है, एक बारीक तार है। अगर तार की बात करूं तो तार का आपको पता है सिर्फ लेंथ कंसिडर की जाती है, तार की लेंथ होती है। तो जिस चीज की लेंथ है उसका मास ओवर लेंथ या चार्ज ओवर लेंथ यूज करना, जिसका एरिया होता है उसका चार्ज ओवर एरिया लिया जाता है, और जिस चीज का वॉल्यूम, जो 3 डायमेंशन है उसका वॉल्यूम, 2 डायमेंशन का एरिया, और 3 डायमेंशन वाले के लिए लेंथ डिवाइड की जाती है। वरना अदरवाइज क्या होगा, देखें अगर मैं वॉल्यूम लिख दूं, चार्ज ओवर वॉल्यूम, तो शीट का वॉल्यूम तो है ही नहीं। क्यों? नेग्लिजिबल थिकनेस की हम शीट ले रहे होते, तो ऐसी सूरत हाल में हम उसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 0। तो इसका मतलब है इसकी डेंसिटी 0, तो जो गलत हो जाएगा। इसलिए याद रखिएगा अगर आपके पास वायर हो तो ऐसी सूरत हाल में हमेशा आप जो फार्मूला यूज किया करें वो चार्ज, अगर वायर है तो लेंथ, इस सूरत हाल में जो डेंसिटी होती है उसको लेमडा से डिनोट किया जाता है। अगर वायर ना होती, मसलन आपके सर के बाल, ठीक है, अगर इनकी डेंसिटी निकालनी हो तो वो क्या हो जाएगा, फिर उस हिसाब से अगर फॉर एग्जाम्पल बालों के ऊपर जो है वो चार्ज आ गया है तो ऐसी सूरत हाल में चार्ज डिवाइडेड बाय लेंथ होगी। क्यों? उसका एरिया नहीं लिया जाएगा। अगर जिस तरह यहाँ पे शीट है तो ऐसी सूरत हाल में चार्ज ओवर एरिया आ जाएगा।
और चार्ज ओवर एरिया को हम सिग्मा से, इस तरह के साइन है, सिग्मा से डिनोट करते हैं। और चार्ज ओवर वॉल्यूम, अगर 3 डायमेंशनल होते ही तो फिर हम वॉल्यूम लिखते हैं, जो आपने छोटी क्लास से पढ़ भी आए होंगे। अगर चार्ज ओवर वॉल्यूम होता जिस तरह यहाँ पे मौजूद है, बल्कि लिखने की जरूरत नहीं है, ये चार्ज ओवर वॉल्यूम मौजूद है, तो ऐसी सूरत है हम इसको रो से डिनोट करते हैं। इसे वॉल्यूमेट्रिक डेंसिटी, लीनियर डेंसिटी, एरियल डेंसिटी से डिनोट किया जाता है। तो क्योंकि मेरे पास इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज है, शीट मौजूद है, शीट 2 डायमेंशनल होती है, इसलिए मैं उसकी डेंसिटी को डिनोट करने के लिए जो हमारे पास सिग्मा वाला फार्मूला यूज करते हैं। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, सिग्मा जो है हमारे पास क्या है, एज चार्ज डेंसिटी जो सिग्मा है, सिग्मा इज इक्वल टू क्या फार्मूला है, चार्ज ओवर एरिया। मुझे चार्ज चाहिए तो चार्ज बन जाएगा मेरे पास, चार्ज इज इक्वल टू सिग्मा इनटू ए। ये जो चार्ज की वैल्यू है इसको मैं इस फ्लक्स वाले गाउस लॉ वाले फार्मूले में पुट कर देता हूं, तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा फाई फ्लक्स इज इक्वल टू 1/ε0 इनटू चार्ज की जगह सिग्मा ए। दिस इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू गाउस लॉ। इसे बेशक क्वेश्चन नंबर 1 कहते हैं। तो मैंने कहा था पहला स्टेप क्या होगा, हमने गॉसियन सरफेस लेनी है, तो गॉसियन सरफेस इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर ले ली। दूसरा स्टेप क्या होगा हमारे पास, हमने गॉस लॉ की मदद से फ्लक्स निकालने, वो भी कैलकुलेट कर लिया। अब तीसरा स्टेप क्या होगा, फाई इज इक्वल टू ई डॉट ए वाले फार्मूले के तहत आपने ये जो इमेजिनरी गॉसियन सरफेस ली हुई है, इस गॉसियन सरफेस के ऊपर फाई इज इक्वल टू ई डॉट ए वाले फार्मूले से फ्लक्स निकालें। अब अगर आप गौर करें ये सिलेंडर को, तो सिलेंडर की बेसिकली 3 फेजेस होती है, ठीक है। 3 फेज से मुराद इस तरह, एक फेज ये प्लेन सरफेस, इसी तरह एक प्लेन सरफेस इधर हो जाएगा 2, और तीसरा ये सारा कर्व सरफेस। तो ये 3 सरफेस, एक कर्व सरफेस, ये प्लेन और ये प्लेन सरफेस, तो 3 डिफरेंट सरफेसेस के ऊपर आपने फ्लक्स वाला फार्मूला ई डॉट ए यूज करना है। तो मतलब फ्लक्स 3 तरह के इस केस में आ जाएंगे, आपका ये वाली सरफेस, ये वाली सरफेस और सारी कर्व सरफेस। अब उस लिहाज से अगर हम देखें तो फ्लक्स का जो हमारे पास फार्मूला बनता है, वो हमारे पास क्या फार्मूला बनता है कि अगर हम देखें तो फ्लक्स का फार्मूला बनता है जी फाई इज इक्वल टू ई डॉट ए, या ई डॉट डेल्टा ए कर देते, ये वेक्टर की फॉर्म, ठीक है। और अगर आप इसका डॉट रिमूव करें तो आ जाएगा ई डेल्टा ए कॉस ऑफ थीटा। अब यहां पे जो ए है ये वेक्टर एरिया है, और वेक्टर एरिया के नाते आपको पता होना चाहिए कि एरिया की डायरेक्शन किधर है। तो हमेशा याद रखिएगा, हमेशा जो एरिया होता है उसकी डायरेक्शन हमेशा उस सरफेस से आउटवर्ड होती है। मतलब अगर ये वाली जगह से, इस जगह से देखेंगे तो एरिया यहां से हमेशा आउटवर्ड होगा, इधर होगा, एरिया की डायरेक्शन यहां से बाहर। इसी तरह यहां से अगर देखेंगे तो यहां से बाहर, इधर बिल्कुल यहां से इस तरह बाहर, ये एरिया की डायरेक्शन आ रही है, ठीक है। ये एरिया इधर, इधर से एरिया यहां हो जाएगा, ठीक है। और कर्व सरफेस से हमेशा एरिया वहां से बाहर, ये नहीं हो समझिएगा अगर मेरे पास ये जो है वो सिलेंडरिकल सरफेस मौजूद है, तो यहां से देखेंगे तो यहां से बाहर आउटवर्ड, सीधा इस प्लेन सरफेस से आउटवर्ड 90 डिग्री पे, यहां से देखेंगे तो यहां से 90 डिग्री। लेकिन ये जो कर्व सरफेस है, इस कर्व सरफेस से 90 डिग्री क्या हो जाएगा, यूं यूं हर जगह से, ये देखिए 90 डिग्री बना रहा है हर जगह से। तो हमेशा जो प्लेन सरफेस होगी उसके ऊपर 90 डिग्री पे हमारे पास वेक्टर एरिया की डायरेक्शन होगी। तो ऐसी सूरत हाल में अगर हम यहाँ पे बात करें, किसी भी कर्व सरफेस वाली जगह पे जाकर करें, तो एरिया की डायरेक्शन यहाँ से यू बनेगी, ये एरिया हर जगह से, मैं हर जगह पे ड्रॉ नहीं कर सकता, तो हर जगह से ये, तो कर्व सरफेस में यूं, और जो प्लेन सरफेस है, ये जो कॉर्नर ये वाली जगह है, इससे यहाँ से आउट। अब हमने जो एंगल थीटा लिखना होता है, किस किस के दरमियान लिखना होता है, ई और डेल्टा ए के दरमियान। अब अगर आप गौर करें तो मैं जरा रख के बताता हूँ, ये दरअसल ये है। अब देखिए ये पॉजिटिव चार्ज शीट है, तो पॉजिटिव चार्ज शीट में पॉजिटिव चार्जेस है, पॉजिटिव चार्ज यहाँ और यहाँ लाई करेंगे आउटर सरफेस के ऊपर। अगर मैं ई की बात करूँ तो ई हमेशा पॉजिटिव से आउटवर्ड होता है, तो ये पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ से ई इधर जाएगा। और एरिया, इसको गौर करें, इस सरफेस को, यहाँ से एरिया भी मैंने इधर बताया हुआ है, तो इस सरफेस की सिर्फ फिलहाल बात करो, हमारे पास टोटल कितनी सरफेस बनती है, 3, एक ये सारी कर्व सरफेस, इधर इधर दोनों, और ये वाली सरफेस, 3 सरफेस। अब मैं ई और ए के दरमियान एंगल बता दूं, ये हमारे पास पॉजिटिव चार्ज शीट है, इधर से देखूं, इस शीट को देखो तो पॉजिटिव चार्ज शीट के मुताबिक पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी बाय इधर से इधर जा रही है, और इधर से देखूं तो इधर जा रही है, यानी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी या इधर जा रही है या इधर, मेरे दाएं या बाएं। अब जरा इस एरिया को देखें, इस एरिया से भी आउटवर्ड हो गया, तो यहाँ से ये जा रही है, इसका मतलब इस सरफेस में अगर ई और ए के दरमियान एंगल चेक करूं तो ई भी इधर, एरिया भी इधर। इस सरफेस में बात करूं तो ई भी इधर, एरिया भी इधर, मतलब इन दोनों केसेस में पैरेलल बन रहा है, जीरो एंगल बन रहा है। लेकिन ये जो कर्व सरफेस है,
ई तो इधर ही है, या ई इधर है या ई इधर है, लेकिन जो हमारे पास कर्व सरफेस है वहां पे अगर मैं बात करूं तो उसका जो वेक्टर एरिया किधर बन रहा है, यूं बन रहा है। अब देखें ई बन रहा था या इस साइड पे या इस साइड पे, राइट या लेफ्ट, लेकिन हर जगह पे वेक्टर एरिया कितना बन रहा है, इसके साथ कितना एंगल बना रहे हैं, देखें 90 डिग्री। तो इसका मतलब है कर्व्ड सरफेस के साथ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी 90 डिग्री बना रहा है, जबकि ये दोनों प्लेन सरफेस के साथ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जो है वो हमारे पास 90 जो है कर्व सरफेस के साथ 90, और दूसरे के साथ जो हमारे पास ये वाली सरफेस है इसके साथ 0 यानी पैरेलल बना रहे हैं। तो यूं हम तीनों सिचुएशन में इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जो है वो कैलकुलेट करने के लिए, या हम कह सकते हैं कि इस फार्मूले की डालने के लिए हम ये वाले एंगल यूज करते हैं। तो हमारे पास टोटल कितने फ्लक्स हो जाएंगे उस लिहाज से देखा जाए तो फाई इज इक्वल टू, एक हो जाएगा फाई जो हमारे पास है पहले वाला जो एक प्लेन सरफेस है फाई 1, फिर दूसरा फाई 2, फिर तीसरा जो कर्व सरफेस है, एक ये सरफेस, एक ये सरफेस और ये सारी कर्व सरफेस। मैंने अभी अभी आपसे बात की है कि हमारे पास जो फाई 1 है फार्मूला वही है ई डेल्टा ए, ठीक है, ये हमने यूज किया था। तो फर्स्ट कर लेते हैं हम, इस सरफेस का एरिया हमने ए रखा हुआ है, ई ए, और पहला सरफेस ये ले लेते हैं, इसको 1 सरफेस ले लेता हूँ, इसको सरफेस नंबर 2 और कर्व सरफेस को 3 ले लेता हूँ। तो ई ए कॉज ऑफ 0, मैंने क्या कहा, रीजन क्या बताई थी इसकी, कि क्योंकि अगर आप देखें एरिया की डायरेक्शन इधर और ई भी यहाँ से इधर, दोनों पैरेलल, 0 एंगल बन के, ठीक है। दूसरे सरफेस को देखिएगा हमारे पास प्लस ई ए, दोनों सरफेस का एरिया बराबर, ई ए कॉज ऑफ एंगल कितना बन जाएगा, यहाँ से देखें ये सरफेस में एरिया इधर आ रहा है और ये दूसरी साइड है, यहाँ से भी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की डायरेक्शन इधर आ जाएगी, ई दोनों एक ही तरफ आ रहे हैं हमारे पास पैरेलल, फिर बन रहे हैं ई ए कॉज ऑफ 0 प्लस फाई 3, ये तीसरा कर्व सरफेस, मैंने कहा इसमें कितना एंगल बन रहा है, ई या इधर है या उधर है, लेकिन वेक्टर एरिया की डायरेक्शन परपेंडिकुलर बन रही है। तो फार्मूला हो जाएगा ई ए कॉज ऑफ 90 डिग्री, कॉज ऑफ 90 हमारे पास जवाब 0, तो ये वाली टर्म तो हो जाएगी 0, ठीक है। बाकी बन जाएगा ये हमारे पास ई ए कॉज ऑफ 0 1 प्लस ई ए कॉज ऑफ 0 1, और ये कॉज ऑफ 90 की वजह सारी टर्म हो जाएगी 0। तो टोटल क्या हो जाएगा, ई ए ये वाला, ई ए ये वाला, तो टोटल हो जाएगा फाई इज इक्वल टू 2 ई ए, ये हमारे पास क्या है, या चले ई ए प्लस ई ए ले लेते हैं, यहाँ से ई ए को 1 से मल्टीप्लाई किया ई ए, फिर ई ए को 1 से मल्टीप्लाई किया ई ए, तो टोटल हमारे पास जो फ्लक्स बन जाएगा वो कितना हो जाएगा, दूसरे केस में फाई इज इक्वल टू 2 ई ए। ये जो फ्लक्स का फार्मूला बना है इसे क्वेश्चन नंबर 2 कर देते हैं। दिस इज अकॉर्डिंग टू फार्मूला फाई इज इक्वल टू ई डॉट ए वाले फार्मूले से, और ये जो फार्मूला है, ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है, ये अकॉर्डिंग टू गाज लाई है। मैंने कहा था पहला स्टेप हमारा गाजियन सरफेस, दूसरा स्टेप फ्लक्स गाज ला की मदद से, और तीसरा स्टेप फार्मूले की मदद से इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी फ्लक्स निकालना है आपने, और आखिरी स्टेप इन दोनों फ्लक्स को आपस में कंपेयर करना है। तो अब हम करते हैं जी कंपेयरिंग 1 and 2, 1 and 2 दोनों को कर देते कंपेयर। तो क्या हो जाएगा जी, एक हमारे पास जो फार्मूला है वो आ जाएगा 2EA, और दूसरा फार्मूला है 1/ε0 सिग्मा ए। ये हमारे पास आप देख रहे हैं इसमें ए के साथ ए कैंसिल हो जाएगा, हमें ई चाहिए, तो ई इज इक्वल टू सिग्मा ये हो गया, और 2 इसके नीचे आ जाएगा ओवर 2ε0, and this is the formula for the electric intensity due to infinite sheet of charge। तो ये हमारे पास कैलकुलेशन है। अगर आप इसको वेक्टर की फॉर्म में कैलकुलेट करना चाहते हैं तो जस्ट आपने इसके ऊपर वेक्टर का निशान लगा देना है, ई वेक्टर, और हमारे पास आ जाएगा सिग्मा ओवर 2ε0 और साथ साथ आर यूनिट वेक्टर। आर यूनिट वेक्टर का मतलब है कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की डायरेक्शन पॉजिटिव चार्ज के लिए आर की तरफ यानी उसके फासले की तरफ होगी अवे, तो मतलब पॉजिटिव चार्ज शीट है तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की डायरेक्शन इधर है। अगर पेपर में एमसीक्यू आ जाए कि अगर नेगेटिव चार्ज शीट होगी तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कितनी होगी, तो मैग्नीट्यूड वाइज याद रखिएगा इतनी ही होगी, सिग्मा ओवर 2ε0। लेकिन अगर आप डायरेक्शन वाइज बात करेंगे तो डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज शीट के लिए इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी बाहर की तरफ और नेगेटिव चार्ज शीट के लिए इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी अंदर की तरफ। तो ऐसी सूरत में जस्ट माइनस का निशान यहाँ लगा देंगे वेक्टर वाली फॉर्म में, मैग्नीट्यूड फॉर्म अपनी जगह पे जैसी है वैसी की वैसी रहेगी।
तो ये आज का हमारा टॉपिक था, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज। तो हमने ये कैलकुलेट किया। उम्मीद करता हूँ कि ये लेक्चर आपको जो है वो अच्छी तरीके से समझ आया होगा। आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा, कोई मसला मसाइल हो, परेशानी हो या समझने में कोई प्रॉब्लम हो तो ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगे तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दूसरे अपने जो क्लास फेलोज़ हैं, दोस्त हैं, उनको ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इससे फ़ायदा हासिल करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।